नॉर्मलाइजेशन कैसे होती है? नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट्स ऑन HPTGT कमीशन। जी हाँ दोस्तों, HPTGT कमीशन हुए हैं। बात करें TGT नॉन मेडिकल की, TGT मेडिकल की या फिर TGT आर्ट्स की, तो बहुत सारी शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है, तो उसकी नॉर्मलाइजेशन होनी है। तो नॉर्मलाइजेशन कैसे होती है ये हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले बात करें कि TGT कमीशन एग्ज़ाम are conducted in multiple shifts and the difficulty levels of questions can vary across shifts. Normalization is a process used to adjust for these differences in difficulty levels. जो आप जानते हैं टीजीटी जो कमीशन है बहुत सारी शिफ्टों में हुआ है, तो जो है सीधी सी बात है कि इसमें डिफरेंसेस आए होंगे जो इसका लेवल है। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है? तो इट इन्वॉल्व स्टैटिस्टिकल मेथड टू इक्वेट स्कोर अक्रॉस डिफरेंट शिफ्ट्स इंश्योरिंग फेयरनेस टू ऑल कैंडिडेट्स। ये प्रोसेस रहता है नॉर्मलाइजेशन का। ये जो है स्टैटिस्टिकल मेथड को इक्वेट करता है और जो बहुत सारी शिफ्टें हैं उनमें इंश्योर करता है कि फेयरनेस बनी रहे, कि सभी स्टूडेंट को बराबर नंबर मिले, चाहे उसका शिफ्ट इजी हो या फिर टफ। और इसका इफेक्ट रिजल्ट पे क्या पड़ेगा? नॉर्मलाइजेशन कैन लीड टू चेंज इन कैंडिडेट स्कोर्स पोटेंशियली अफेक्टिंग देयर रैंकिंग एंड सिलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, ये जो है रिजल्ट पे प्रभाव डाल सकता है कि जो आपका कैंडिडेट का स्कोर है उसको वो चेंज हो सकता है, किसी का बढ़ सकता है, किसी का घट सकता है, और जिससे जो है रैंकिंग और जो सिलेक्शन में प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जो शिफ्ट जैसे इजी है और कोई शिफ्ट हार्ड है तो हार्ड वालों को इसका बेनिफिट होगा और इजी वालों को थोड़ा नुकसान हो सकता है। और अब बात करें इम्पोर्टेंस की, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर कैंडिडेट्स। ठीक है, जो कि है बराबर लेवल देती है। वेरिंग इन डिफरेंट शिफ्ट्स विद वेरिंग डिफिकल्टी लेवल, कि ये जो है बच्चों को समान अवसर प्रदान करती है। इसके लिए नॉर्मलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, यह इसकी इम्पोर्टेंस है। तो अब बात करें कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला की, तो जो द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस टिपिकली uses a formula to adjust scores. A common method is the equipercentile method और Z-score method. इसके लिए एक फॉर्मूला होता है which help in equating scores across shifts. बहुत सारी शिफ्टों में जो है स्कोर जो होते हैं उसको इक्वेट करता है, यानी कि लगभग समान करता है। तो ये फार्मूला यूज होता है, इसमें इक्वी परसेंटाइल यूज होता है और इसको हम जेड स्कोर मेथड भी बोलते हैं। तो अब बात करेंगे स्टेप्स इन नॉर्मलाइजेशन। क्या क्या स्टेप्स रहते हैं? पहला स्टेप है कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ईच शिफ्ट। कैलकुलेटिंग द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्कोर्स। सबसे पहले जो है स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन देखते हैं शिफ्ट वाइज। दूसरा है अप्लाई नॉर्मलाइजेशन फार्मूला, जिस फार्मूले की हमने पहले बात की। यूज अ फार्मूला लाइक नॉर्मलाइज्ड स्कोर इक्वल टू कैंडिडेट स्कोर माइनस शिफ्ट मीन divided by shift standard deviation, overall standard deviation plus overall mean. Third, adjust scores. This adjusts score to a common scale, making them comparable across shifts. जो है बहुत सारी शिफ्टों में जो है लगाया जाता है, सभी शिफ्टों का अलग अलग मीन होगा, अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, उसके हिसाब से उनको इक्वलाइज किया जाता है। इसके नॉर्मलाइजेशन
इन 3 स्टेप्स को फॉलो करता है। अब आगे बात करें एग्जाम्पल से, तो एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट कैसे प्रभाव डालता है। सपोज शिफ्ट 1 हैज़ अ mean score of 70 and shift 2 has a mean score of 80. A candidate scoring 75 in shift 1 might get a higher normalized score compared to someone scoring 75 in shift 2, reflecting the relative difficulty. जी हाँ, जैसे कोई एक शिफ्ट है उसमें मीन स्कोर 70 है और जिस उस शिफ्ट में अगर 75 नंबर है तो ज़्यादा हायर रैंक में जाएगा या उसके कंपैरिजन में जो शिफ्ट 2 में जहाँ मीन स्कोर जो है 80 है। तो ये प्रभाव डालता है, इस तरह से नॉर्मलाइजेशन जो है काम करता है। तो इससे जाहिर सी बात है कि रैंकिंग में प्रभाव पड़ेगा। अब ये कुछ इन्फॉर्मेशन की नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहें।